दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है लंबू मोटू और पुरानी हवेली का ड्रैकुला पार्ट 4 और ये फाइनल पार्ट है। तो पढ़ते हैं इसको। यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं इससे पार्ट 1, 2, 3 में। वे अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पहले उनको पढ़ लेना। वे तीनों पार्ट आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, लंबू मोटू का फोल्डर उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ। लंबू मोटू उनका पीछा करने की सोच ही रहे थे कि गाड़ी आंखों से ओझल हो चुकी थी। नन्हे शैतान जैकी ने रेणु के पर्स से पिस्तौल चुपचाप निकाल ली और ड्राइवर को कार रोकने का हुक्म दिया। रेणु दीदी तुम यहाँ उतर जाओ, टैक्सी द्वारा सेठ हाकिम के पास चली जाओ, मैं तुम्हें होटल में ही मिलूंगा। तो ठीक है, लेकिन बात क्या है जैकी? बात मैं तुम्हें होटल में ही बता दूंगा। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाओ। यस सर। कमाल है, लड़का है या शैतान? इसकी आवाज में कितना ठंडापन है। लड़की को ऐसे हुक्म दे रहा जैसे उसका बाप हो। करीब 10 मिनट बाद नन्हे ड्रैकुला ने पिस्तौल उठाया जो उसने रेणु के पर्स से निकालकर छिपा लिया था। यह पिस्तौल उसे देवदत्त की लाश की तलाशी में मिला था। उसने निशाना लिया और फायर कर दिया। धाएं! आह! कार फुटपाथ की रेलिंग तोड़ती हुई ढलान की ओर चली गई और नन्हा शैतान खिड़की से बाहर उछल गया। कार ढलान पर लुढ़कती हुई खाई में चली गई और पेट्रोल की टंकी फटने से उसमें आग लग गई। हे। गए ड्राइवर साहब। हे। अब मुझे यहाँ से खिसक जाना चाहिए। मैं रेणु के साथ भी नहीं रहूंगा। पिशाच बनने के बाद मुझे वह पहली लड़की मिली है जिसे मैं कत्ल नहीं कर सकता। वह बड़ी मासूम है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण वह किसी मुसीबत में फंस जाए। फिर वह सड़क पर दौड़ने लगा। उसे खुद इस बात का एहसास नहीं था कि इस समय वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा था। खून पीने से उसकी शक्ति धीरे धीरे लौटने लगी थी। मेरे पुराने दुश्मन जिन्होंने मुझे कभी चैन से नहीं रहने दिया, वह इसी ओर आ रहे होंगे। पता नहीं कैसे उन्हें मेरी उपस्थिति का पता लग जाता है। वह रेणु को भी परेशान करेंगे। जब आबादी पास आने लगी तो उसने दौड़ना बंद कर दिया। उसे नहीं मालूम था कि वह घटना स्थल से 30 किलोमीटर दूर आ चुका है, जबकि उसे जरा सी भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। रिवॉल्वर रास्ते में फेंककर अच्छा किया, वरना यूं कोई मुझे हैरानी से देखने लगता। इस छोटे से मासूम जिस्म के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। नन्हे ड्रैकुला ने अपनी मासूमियत का फायदा उठाना चाहा। वह रोने लगा ताकि उसमें कोई दिलचस्पी दिखाए और उससे एक नया घर मिल जाए। राका, उस बच्चे को तो देख। ऊआ, ऊआ, शायद माँ बाप से बिछुड़ गया है। अरे मुन्ना, क्यों रो रहे हो? मम्मी डैडी के पास जाना है तुम्हें। ऊआ, ऊआ, शायद बोलना नहीं जानता। चलो बेटा, हम तुम्हें मम्मी डैडी के पास ले चलते हैं। नन्हे ड्रैकुला को नहीं मालूम था कि वह दोनों युवक, जो राका और श्यामा नाम के गुंडे हैं, उनका संबंध बच्चा चोरों के गिरोह से है। चुप हो जाओ, लो टॉफी खाओ। शहबाज शेर बच्चे होकर रोते हो, गंदी बात। अब जल्दी निकल चल यहाँ से। हैं, लगता है ये तो बच्चे चुराने वाले गिरोह के आदमी हैं। इनके साथ तो मेरी खूब निभेगी, लेकिन अब मुझे अपने आप को अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा बदलना चाहिए। मैं बहुत कम बोलूंगा और बच्चों की तरह तुतला कर बोलूंगा। उछल कूद भी कम करनी होगी। राका छोकरा तो काफी चिकना है, लेकिन उस्ताद तो इसे भीख ही मंगवाएगा। कुछ दूर जाकर उन्होंने टैक्सी की। राका और श्यामा शैतान को अपने उस्ताद के पास ले आए। पसंद तो है, मगर ये तो बहुत छोटा है रे। कहो उस्ताद, माल पसंद है? चल फिर कर, भीख तो मांग ही लेगा उस्ताद। राका और श्यामा अपना इनाम लेकर चले गए। तब उस्ताद ने नन्हे शैतान को इशारे से अपने पास बुलाया। तेरा नाम क्या छोकरे? सूरज। तो सूरज है तेरा नाम? ठीक है, चलेगा। यह सब तेरे भाई बहन है, अब तो इनके साथ रहेगा। मुझे भूख लगी है। सब बच्चों से एक एक टुकड़ा मांग के खा ले। तभी एक लड़का अंदर आया। उस्ताद, तुम्हारा टेलीफोन आया है। अच्छा, आता हूँ। चल बे, खड़ा क्यों उनके साथ बैठ। उस्ताद दूसरे कमरे में पूछा। हेलो, शेरू बोल रहा हूँ। शेरू, मैं काले चीते की ओर से बोल रहा हूँ। काला चीता? हुक्म करो मालिक। हाँ, हमें खबर मिलेगी तुम्हारे पास कुछ देर पहले एक मासूम सा बच्चा आया है। हाँ हाँ, मालिक आया है। उसे सेठ लकड़ी वाले के पास ले जाओ। उन्हें बहुत दिनों से एक बच्चे की तलाश है जिसे वह गोद ले सके। अगर उन्हें बच्चा पसंद आए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। मगर मालिक, यह बच्चा तो चोरी का है। किसी ने पहचान लिया तो? सेठ लकड़ी वाला को ऐसा ही बच्चा चाहिए।
जिसके माँ बाप का कुछ पता न हो। जिस बाजार से उसे राका और श्यामा चुरा कर लाए थे, मेरा एक आदमी वहीं पास ही था। उसने बच्चे के बारे में पूछताछ की, मगर उसके बारे में सब अनजान थे। समझ गया मालिक। कुछ देर बाद सेठ लकड़ी वाला के यहाँ। ठीक है, लड़का पसंद है, इसे यहाँ छोड़ जाओ। यह लो अपना इनाम, और इसे हमेशा के लिए भूल जाओ। सेठ साहब, मेरी याददाश्त तो वैसे भी बहुत कमजोर है। उधर दुर्घटना स्थल पर लंबू मोटर टैक्सी द्वारा पहुंच चुके थे। वहां उन्हें पैरों के वही निशान मिले जिनकी उन्हें तलाश थी। लंबू, इधर एक जासूस कुत्ता मंगाना होगा। तुम यहीं रुको, मैं टैक्सी लेकर वापस जाता हूँ। पुलिस भी साथ ही लेता हूँ। ठीक है, जाओ। मोटू के जाने के बाद लंबू नीचे खाई में पहुंचा। ड्राइवर का शव तो कोयला बन गया, उसकी शिनाख्त नहीं हो सकती। आधे घंटे बाद मोटू पुलिस दल और प्रशिक्षित जासूस कुत्ते के साथ पहुंच गया। हवलदार साहब, इधर से शुरू कीजिए इसे। जिमी, चलो। प्रशिक्षित जासूस कुत्ते को शैतान बच्चे की सूंघ मिल गई और वह भागने लगा। लंबू, मोटू और कुत्तों का ट्रेनर हवलदार जीप में सवार हो गए। जिमी बाजार में पहुंचकर उस स्थान पर रुका जहां से बच्चे को राका और श्यामा ले गए थे। यह क्या कर रहा है यहाँ? इसे उस बच्चे के अलावा किसी और ही गंध मिल गई है। कुछ मिनट की परेशानी के बाद जिमी फिर भागने लगा। वह शकल से बड़ा मासूम और प्यारा बच्चा लगता है। हो सकता है उसने किसी का मन लुभा लिया हो और वह उसे ले गया हो। पता लग जाएगा। जिमी अपना काम सही ढंग से करता है। बच्चा अगर गोद में गया होगा तब भी वह हवा में से उसकी गंध ढूंढ लेगा। सामने से रॉकी और श्यामा अपना इनाम लेकर लौट रहे थे। जिमी उनकी ओर झपटा। लगता बच्चे के साथ जिमी को उन्हीं की गंध मिली थी। यह दोनों जेब कतरे हैं, कई बार जल गए हैं। मोटू, उतरो। वह भागने न पाए। वो। जिमी, खामोश। वो। तुमने कोई बच्चा बाजार से उठाया था? नहीं। यह झूठ बोल रहे हैं। इन्हें थाने ले चलो, वहां बकेंगे। ये बेजुबान जानवर है। इसे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं जो यह झूठ बताकर तुम्हें फंसवाता। तुम्हारे कपड़ों में से इसे बच्चे की गंध मिल रही है। सच सच बता दो, वरना हम बच्चे का अपहरण कर उसका कत्ल कर देने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं, हमने बच्चे का कत्ल नहीं किया। मां कसम, हमने खून नहीं किया। हमने उसे शेरू उस्ताद को दे दिया है। एक आदमी सब कुछ देख रहा था। काले चीतों को खबर करनी होगी। इन्होंने तो मुंह खोल दिया। शेरू ने मुंह खोल दिया तो घोटाला हो जाएगा। इन्हें भी साथ ले चलो। वह शेरू उस्ताद के ठिकाने की ओर रवाना हुए। शेरू के अड्डे पर। खबरदार शेरू, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम बच्चे चुराते हो और उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर करते हो। और इस उस बच्चे के बारे में फौरन नहीं बता दो जिसे राका और श्यामा लाए थे। शेरू उस्ताद ने जैसे मुंह खोला, धुआं। वह तो लंबू मोटू हथियार को दबोचने के लिए बाहर निकले। बहरा, दाएं दाएं। वह बच निकला। हम दोनों के निशाने चूक गए। उसकी किस्मत हमसे ज्यादा अच्छी थी। कुछ ही मिनट बाद वह हवलदार को वहीं छोड़कर जीप लेकर हत्यारे की तलाश में निकले। हमें देर हो गई लंबू, अब वह नहीं मिलेगा। यह शैतान बच्चा तो हमें ड्रैकुला से भी ज्यादा दुखी कर रहा है, जिसे हम नरकलोक भेज चुके हैं। उधर सेठ लकड़ी वाला की कोठी पर। देखो डैनी, वह शैतान बच्चा हमारे हाथ लग गया है, जिसके पीछे हम लग गए थे। वही बच्चा ने जिसकी सूचना में अपने रानी नगर वाले एजेंट से लगी थी। हाँ, हमारे एजेंट को वह सूचना मुर्गियों के एक व्यापारी बद्रीनाथ ने दी थी। पाठक तीसरे भाग में मुर्गियों के व्यापारी बद्रीनाथ के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां शैतान बच्चे ने इंस्पेक्टर वीरेंद्र का कत्ल किया था और बद्रीनाथ ने उसे देख लिया था। वह शैतान बच्चा हमारे बड़े काम आएगा। हम उससे अपने दुश्मनों का सफाया करवाएंगे। मैं समझ गया, बच्चा कत्ल करेगा और हम उसकी हिफाजत करेंगे। पुलिस कभी नहीं जान पाएगी कि उन कत्लों के पीछे काले चीते का हाथ है। अब जाओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वह शैतान बच्चा सिर्फ ताजे गोश्त और खून से पेट भरता है। उसके भोजन का बंदोबस्त करो। आज से उसका नाम बुलडॉग रखेंगे। सिर्फ शेरू उस्ताद ही जानता था कि शैतान बच्चा मेरे पास है, और उसे मेरे आदमी ने खल्लास कर दिया। और मेरे आदमी मरते दम तक किसी को यह बताने का साहस नहीं कर सकते कि वह बच्चा मेरे पास है। हा 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 हा। मेरा बुलडॉग।
यह बुलडॉग मेरे वह काम करेगा जो शायद आज तक मेरे किसी भी आदमी ने न किया हो। मुझे सूझबूझ से इस बुलडॉग को अपनी गिरफ्त में रखना होगा। सिर्फ सिर्फ शेरू उस्ताद की जानकारी में है कि यह शैतान बच्चा मेरे पास है। सेठ लकड़ी वाला का दाएं हाथ डैनी शैतान बच्चे के कमरे में पहुंचा। बच्चे, हम जानते हैं कि तुम क्या हो। पुलिस तुम्हारी खोज में है। सेठ जी दयालु है जिन्होंने तुम्हें शरण दी है। तो यह मेरा रहस्य जानते हैं। सेठ ने मुझे अपना बेटा बनाने के लिए शेरू उस्ताद से नहीं खरीदा। कुछ और ही चाहता है मुझसे। घबराओ मत, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। और इस समय तो शायद तुम्हें भूख लगी होगी। मूर्ख, यह मुझे गुलाम बनाना चाहता है। सोचता है कि मैं नन्हा सा शैतान हूँ। अगर इसे पता लग जाए कि मैं ब्राउन ड्रैकुला हूँ तो इसका हार्ट फेल हो जाएगा। इसे समझाना ही होगा कि मेरे पास कितनी शक्ति है। तुम्हारे पास कोई चाकू है? चाकू है, मगर तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि चाकू तो तुम्हारे हाथ में मेरा राइफल का काम देता है। मेरे हाथ भी तलवार से कम नहीं है। मेरी शक्ति का अनुमान तुमने गलत लगाया है। और हिस, मुझे इस समय बहुत प्यास लगी है। अच्छा हुआ कि मैं रिवॉल्वर लाया हूँ। यह मुझ पर झपटेगा। लेकिन डैनी को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। उसने रिवॉल्वर निकाल तो लिया, मगर फायर नहीं कर पाया। हा हा हा, गंदे कीड़े, मेरे बारे में तेरी जानकारी अधूरी थी। या हा। सेठ लकड़ी वाला टीवी सेट पर उस कमरे का दृश्य देख रहा था। उफ, उसने डैनी को गिरा लिया। वह मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक है। हफ, बहुत प्यासा था। बहुत खून है तेरे जिस्म में। सेठ लकड़ी वाला ने काला चीता संगठन के वैज्ञानिक ब्रोमी डिसूजा को फोन किया। डिसूजा, एक इलेक्ट्रिक सूट चाहिए। कितनी देर में मिल जाएगा? आयरन में? आयरन में चाहिए या रबर में? आयरन में। वह फिर टीवी पर कमरे का दृश्य देखने लगा। उसने डैनी की जेब से चाकू निकाला। अब डैनी की बोटे नोच नोच कर खा रहा है। खून तो ऐसे चाट रहा है जैसे शहद हो। मेरे संगठन के लिए यह बहुत उपयोगी साबित होगा, मगर डैनी जैसे वफादार साथी की मौत का अफसोस भी मुझे कम नहीं है। 2 घंटे बाद ब्रोमिड डिसूजा उसके लिए इलेक्ट्रिक पोशाक ले आया, जिसे सेठ लकड़ी वाला ने पहन लिया। दस्ताने की हर उंगली पर एक बटन है। चेहरे को ढकने वाला यह शीशा भी लोहे की तरह ही मजबूत है। अगर आप अंगूठे का बटन दबाकर हाथी को भी छू देंगे तो वह उछलकर दूर जा पड़ेगा। धन्यवाद, मुझे ऐसी पोशाक की जरूरत थी। उस पोशाक पर ही सेठ लकड़ी वाला ने अपने कपड़े पहन लिए। इसे पहनकर मुझे बाहर भी जाना होगा। सिर पर यह शीशे का हेलमेट लोगों को मेरी ओर आकर्षित करेगा। मुझे 12 घंटे का समय चाहिए, फिर मैं एक मास्क बना दूंगा। कमरे में शैतान बच्चे ने आज जी भरकर खून पिया था और गोश्त खाया था, जिसने उसे तृप्त कर दिया था। अब उसकी विश्राम करने की इच्छा थी। कमरे का एकमात्र दरवाजा बंद है और कोई रास्ता नहीं बाहर जाने का। यह दरवाजा ही तोड़ना होगा। उसने दरवाजे पर जंप लगाई, लेकिन दरवाजे से टकराती वह चीख उठा, आ! जितनी रफ्तार से वह दरवाजे से टकराया, उससे दुगनी रफ्तार से वापस उछलाया। आह! दरवाजे में करंट दौड़ रहा है। मेरी जगह कोई और होता तो अब तक मर ही गया होता। धड़ाम! उसने एक दीवार भी छूकर देखा। या उफ! दीवारों में भी करंट। मैं कैद हो गया। वह आराम से बैठकर अपनी स्थिति पर विचार करने लगा। बुरे फंसे ड्रैकुला, भाई लोगों ने पक्का बंदोबस्त कर रखा है। मुझे कुछ दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी तो कोई आएगा ही। हो सकता है कोई डैनी की तलाश में इधर आ जाए। तभी दरवाजा खुला और सेठ लकड़ी वाला को सामने देखते ही नन्हे शैतान की बातें खिल गई। मेरे बुलडॉग, तुमने मेरे एक वफादार साथी को अपना भोजन बनाकर मुझे नाराज कर दिया है। उसके दिन पूरे हो चुके थे और सुनो, तुमने मुझे कैद करने की कोशिश की है, इसलिए अब तुम्हारी बारी है। नन्हा शैतान उस पर छलांग लगाने की एक और भूल कर बैठा। धौड़! आ! ही। मेरे बुलडॉग, मुझ पर तुम्हारा कोई भी दाव नहीं चलेगा। और वह वापस उछलकर फर्श पर आ गिरा। उफ! ऐसा लगता जैसे मेरी सारी शक्ति जिस्म से बाहर हो गई। नन्हा शैतान चुपचाप सोफे पर जा बैठा। सेठ लकड़ी वाला ने उसकी बेबसी पर ठास लगाते हुए 2 आदमियों को बुलाकर वहां से डैनी के शव के टुकड़े हटवाकर कमरा साफ करवा दिया। फिर दरवाजा बंद करके उसके पास आ बैठा। देखो प्यारे बुलडॉग, तुम मेरे साथ समझौता कर लो। तुम जो कुछ मुझसे मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा,
तुम्हें दुनिया की नजरों से बचाकर रखूंगा। बदले में मुझे क्या करना होगा? मेरे दुश्मनों का सफाया। इस काम के लिए कभी कभी तुम्हें बाहर भी जाना पड़ेगा करेगा। उस दौरान अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें घाटा उठाना पड़ेगा। कुछ देर बाद एक डॉक्टर यह कैप्सूल तुम्हारी जांग में एक छोटा सा ऑपरेशन करके छिपा देगा। उसका स्विच मेरे पास रहेगा, जिसके दबते ही यह कैप्सूल तुम्हारी जांग में फट जाएगा। उस विस्फोट से तुम्हारे पूरे जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। कुछ ही देर बाद सेठ लकड़ीवाला के आदेश पर ब्रोमिड डिसूजा आ गया और उसने नन्हे शैतान की जांग में चीरा लगा दिया। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा बुलडॉग? नहीं। इसे निकालने की कोशिश मत करना। जैसे तुम्हारी उंगलियां कोई लोहे की चीज कैप्सूल छुएगी, यह फट जाएगा। समझे मेरे बुलडॉग? अब आराम करो। अच्छा होता अगर इस डॉक्टर को यहीं छोड़ जाते। मैं इसे उंगलियों से जिस्म में चीरा लगाने की ट्रेनिंग दे देता। डॉक्टर उछलकर बाहर भागा। अच्छा सेठ जी, मैं फिर आऊंगा। और सुनो सेठ, इस धरती पर अब तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। खुशफहमी में मत रहो बुलडॉग। मेरी अक्लाई घड़ी किसी भी क्षण तुम्हारी मौत बन जाएगी। यह तुम्हारी जांग में रखे कैप्सूल बम का रिमोट कंट्रोलर है। आज रात तुम मेरे साथ चलोगे बुलडॉग? एक इंस्पेक्टर मेरे आदमियों को काफी दिनों से परेशान कर रहा है। इंसानी खून पिलाकर यह मूर्ख मुझे शक्तिशाली बनाएगा। धीरे धीरे मेरी शक्तियां लौट आएंगी। उस मूर्ख को नहीं मालूम कि वह किसे अपने घर में ले आया है। मैं पिशाच हूँ, मान ड्रैकुला, जिसने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया था। पुलिस के प्रशिक्षित कुत्ते जैकी ने लंबू मोटू को निराश कर दिया था, क्योंकि वह शेर उस्ताद के अड्डे से आगे उन्हें न ले जा सका। शेर उस्ताद के कब्जे में से भिखारी बने 50 बच्चे मिले थे, जो भी विभिन्न शहरों में से चुराए गए थे। और लंबू मोटू वापस पुलिस चौकी पर। रात के 2 बज रहे थे तब टेलीफोन की घंटी के शोर ने उन्हें जगा दिया। ट्रेन ट्रेन। ओह चुप भी करो। क्या टन टन लगा रखी है? नींद का सत्यानाश कर दिया। वैश्वी साहब का फोन था। हेलो, मैं लंबू बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर अंकल से कहो, मान सिंह रोड पर इंस्पेक्टर राधेश्याम का कत्ल हो गया है। लाश की गर्दन ऐसे उगड़ी हुई है जैसे भेड़िए ने झंझोड़ा हो। ओह, यह तो शैतान बच्चे का काम लगता है। कुछ ही देर बाद वह दुर्घटना स्थल की ओर जा रहे थे। अब वह चलती सड़कों पर शिकार करने लगा है। एसपी साहब कह रहे थे। इंस्पेक्टर राधेश्याम जीप पर घर लौट रहा था। अभी यह कैसे कह सकते हैं यह काम उसी शैतान बच्चे का है? किसी और का भी हो सकता है। अंकल, यह उस बच्चे का ही शिकार है। देखिए, कमीज पर बच्चे का खून में सना हुआ हाथ यहाँ लग गया है। इसी छोटे हाथ के ढांचे को देखकर मैंने तुम्हें बुलाया है। जासूस कुत्ते को भी इसीलिए साथ लाया था कि यह बच्चे की गंध पहचानता है। कुत्ता बच्चे की गंध महसूस तो कर रहा है, लेकिन आगे नहीं जा रहा। इसका मतलब है वह बच्चा कार में आया था, यानी बच्चे के साथ कोई और भी था। और यह हत्या बच्चे ने गोश्त खाने के लिए नहीं की। शायद उसने गोश्त चखा तक नहीं है। तुम ठीक कहते हो लंबू। अब तक हमें जो लाशें मिली है, बच्चे ने उनका थोड़ा बहुत गोश्त तो खाया ही है। इस घटना से यह मतलब निकाला जा सकता है कि बच्चे के साथ अब कोई और आदमी भी है, जिसके इशारे पर वह कत्ल हुआ है। और यह भी घातक है, अगर कोई बच्चे से इस प्रकार का काम ले रहा है तो वह उसकी हिफाजत भी कर रहा होगा। एसपी साहब, आप तो जानते होंगे कि इंस्पेक्टर राधेश्याम किस केस की छानबीन कर रहे थे। पिछले दिनों इसने स्मगलरों के कई ठिकानों पर छापे मारे थे। उसका ख्याल था कि यह सब ठिकाने काले चीते के थे। इंस्पेक्टर राधेश्याम पर इससे पहले भी 2 बार हमले हो चुके हैं। उसे गुमनाम फोन भी किया गया था। फोन करने वाले ने कहा था, काला चीता अपने दुश्मनों को जीवित नहीं छोड़ता। अगर यह सब बातें सही हैं, तो यह शैताना बच्चा अब हमें काले चीते के पास मिलेगा। यानी अब हमें काले चीते के शिकार की तैयारी करनी चाहिए। एसपी साहब, इंस्पेक्टर राधेश्याम की फाइल अब मुझे दे दो। मैं देखूंगा कि मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ। उधर सेठ लकड़ी वाला की कोठी पर। शैतान लड़के, तुम अपने कमरे में जाओ। बताओ सुबह नाश्ते में क्या लोगे? तुम्हारा कलेजा। मेरा ख्याल है वह बहुत ही स्वादिष्ट होगा। रास्ते में नन्हे शैतान ने अपना जूता उतारकर हाथ में ले लिया। सेठ सोचता मेरे पास बुद्धि की कमी है। अपने कमरे के दरवाजे पर उसने अपना जूता चौखट के साथ रख दिया। उसके अंदर आते ही दरवाजा बंद हो गया, लेकिन जूते के कारण दरवाजा चौखट में न समा सका।
वह कैमरा है, सेठ को सही दिख रहा होगा कि दरवाजा बंद हो गया है। मैं सो जाने का भी न करूं ताकि वह भी अपने टीवी सेट पर मुझे देखना बंद कर दे और अपने बेडरूम में सोने चला जाए। नन्हा शैतान जानता था कि जब तक दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं होगा, दरवाजे तथा दीवारों में करंट नहीं आएगा। अब दरवाजा खोल दूं, बाहर सन्नाटा है। मुझे सेठ का बेडरूम खोजने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। उसके बाहर निकलते दरवाजा फिर बंद हो गया। पता नहीं क्यों कमरे से बाहर आती प्यास के मारे गला सूखने लगा है। शायद इसलिए कि अब मुझे सेठ लकड़ी वाला का कलेजा खाना है। धड़ाम। इसका मीठा मीठा रस वाला खून पीना है। इसने मुझे बांध कर मेरी शक्ति की सीमा बांध दी है। आज वह बच न सकेगा। मेरे हाथों चूस चूस कर अपनी प्यास बुझाऊंगा। नन्हा शैतान छलांग लगाकर सेठ लकड़ी वाला के बेडरूम के रोशनदान पर पहुंचा। सेठ लकड़ी वाला, तेरी उम्र लंबी हो सकती थी अगर तू मुझे यहाँ न लाता। नन्हा शैतान कमरे के फर्श पर कूदने की सोच ही रहा था कि तभी टेलीफोन की घंटी गनगना उठी, जिससे सेठ की नींद खुल गई। ओह, रात को भी लोगों को चैन नहीं आता। टन टन टन। क्या कहा? तट पर हमारे दोनों जहाज पकड़े गए और माल के साथ 20 आदमी भी। गोदाम भी पुलिस के कब्जे में। उफ, यह हरकत कौन कर रहा है? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। काला चीता सबकी खबर लेगा। टेलीफोन ने सब गड़बड़ कर दी, वरना अब तक इस कुत्ते का खून मेरे पेट की आग बुझा रहा होता। टेलीफोन की वार्ता समाप्त करके सेठ लकड़ी वाला उठा, फिर उठकर वार्डरोब के पास आ गया। मैं भी देखूंगा कि यह कहाँ जाएगा। मेरे दिमाग में एक नई योजना बन रही है। सेठ लकड़ी वाला कुछ ही देर में काला चीता बन गया। वह अपने कुछ खास आदमियों को छोड़कर बाकी सबसे इसी रूप में मिलता था। तो आज यह काला चीता बन गया है, मगर इस मूर्ति पर क्यों जोर लगा रहा है? वह मूर्ति जैसे दाईं ओर घूमी, सेठ के पीछे का फर्श दरवाजे के रूप में खुल गया। ओह, तो यह गुप्त द्वार है। सेठ उस गुप्त द्वार में बनी सीढ़ियों पर उतर गया। तब शैतान बच्चा रोशनदान से कूदा। वह दबे पांव सीढ़ियों पर उतरने लगा। नीचे प्रकाश की पूरी व्यवस्था थी। है मोटरसाइकिल और लंबी पक्की सुरंग, तो यह कहीं दूर जाएगा। और उधर वह गुप्त दरवाजा बंद हो गया, जिससे सेठ लकड़ी वाला नीचे आया था। तो यह सेठ लकड़ी वाला का तिलिस्मी कारखाना है। अब मुझे इसके पीछे दौड़ लगानी पड़ेगी। गड़ 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 गड़। नन्हे शैतान ने भी मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ लगा दी। उसमें पिशाचिक शक्तियां थी। वह चाहता तो मोटरसाइकिल से भी आगे निकल सकता था, लेकिन उसे सिर्फ सेठ का पीछा करना था। करीब 10 मिनट बाद सेठ लकड़ी वाला ने मोटरसाइकिल एक वैसे चबूतरे पर चढ़ा दी जैसे चबूतरे से वह उतर कर आया था। उसने मोटरसाइकिल चबूतरे पर रोकी और वह सीढ़ियों के ऊपर छत में बना दरवाजा खुल गया। वह गुप्त द्वार एक कमरे के फर्श में बना हुआ था। सेठ उसमें से निकलकर ऊपर आया, फिर एक कुर्सी पर बैठ गया। सेठ ने मेज की दराज खोली जिसमें एक स्विच बोर्ड था। उसने उसका स्विच दबा दिया, जिसके दबते सामने की दीवार बीच में से फटकर दाएं बाएं चली गई। क्लिक। सामने की दीवार के हटते हुए कमरा एक बड़े हॉल का ही एक हिस्सा नजर आने लगा, जिसमें कुछ आदमी मौजूद थे। नन्हा शैतान भी गुप्त द्वार में से झांक कर देख रहा था। आज जो हादसा पेश आया उसमें किसकी गलती है, और यह पुलिस या किस अफसर के आदेश पर हुआ है, यह भी बताओ। मास्टर, हमारे साथ बीरबल ने गद्दारी की है। पुलिस का मुखबिर बनकर उसने इंस्पेक्टर अंकल को सूचना दी थी। बीरबल इस समय कहाँ मिलेगा? वह बाकी आदमियों के साथ गिरफ्तार हो गया है। इस समय तो वह पुलिस स्टेशन में बैठा होगा। पुलिस वाले उसे तो माल खिला रहे होंगे। ठीक है, तुम लोग जाओ, अपने दुश्मनों से हम निपट लेंगे। इंस्पेक्टर अंकल के साथ दो लड़के भी हैं। उनको लंबू मोटू के नाम से पुकारा जाता है। वह बहुत खतरनाक किस्म के लड़के हैं। अब कुछ बात बनेगी। इंस्पेक्टर अंकल और लंबू मोटू मेरा पीछा करते हुए ही इस गिरोह तक पहुंचे हैं। मैं सामने आए बिना इसी गिरोह के हाथों उन्हें खत्म कर सकता हूँ। सेठ ने एक स्विच दबाकर एक बार फिर इस कमरे का को बड़े हॉल से अलग कर दिया। अब उस शैतान लड़के के हाथों बीरबल, इंस्पेक्टर अंकल और लंबू मोटू को भी वैसे ही खत्म करवा दूंगा जैसे इंस्पेक्टर राधेश्याम का कत्ल करवाया है।
सेठ लकड़ी वालों को पता नहीं था कि वह शैतान लड़का उसके पीछे है। थोड़ा आ तेरे लिए तो मेरा एक ही गुस्सा काफी है। सेठ लकड़ी वाला उर्फ काले चीते यह बेहोश हो गया। अब इसकी यह घड़ी उतार लूं जिससे यह मेरी जांग में रखे हुए कैप्सूल बम को कंट्रोल करता है। कुछ देर बाद जब सेठ लकड़ी वाला को होश आया तो भय से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तो तुम यहाँ डरो नहीं सेठ लकड़ी वाला, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा और तुम भी अब मुझे कत्ल नहीं कर सकोगे। फिर क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे गिरोह में शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन गुलामी मुझे पसंद नहीं। तुम मेरी जांग में से कैप्सूल निकलवा दो, उसके बाद मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगा। सेठ लकड़ी वाला उसकी बात मानने को तैयार हो गया और उसने डॉक्टर को वहीं बुला लिया। कैप्सूल निकल गया है। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं सेठ से कुछ बातचीत करूंगा। डॉक्टर के जाने के बाद, देखो सेठ, इस समय जो तुम्हारे दुश्मन है वही मेरे दुश्मन भी है। हमें ऐसी योजना बनानी होगी जिससे इंस्पेक्टर अंकल और लंबू मोटू एक साथ समाप्त हो जाए। यह कैसे हो सकता है? मेरे पास एक योजना है। तुम अपने किसी आदमी को बीरबल के पास भेजो। बीरबल को अब तक यह नहीं पता होगा कि हमें उसकी गद्दारी की खबर लग गई है। वैसे प्रकट करेगा कि वह पूरी ईमानदारी के साथ अब भी तुम्हारा साथी है। तुम ठीक कहते हो बुलडॉग। तुम्हारा एक आदमी बीरबल के पास जाएगा और उसे एक छोटा सा ट्रांसमीटर देगा और कहेगा कि कुछ देर बाद लंबू मोटू और इंस्पेक्टर अंकल यहाँ से रवाना होंगे। वे अपने साथ पुलिस के सशस्त्र जवान ले जा रहे हैं या नहीं, यह सूचना बीरबल ट्रांसमीटर पर तुम्हें दे दे। ठीक है, लेकिन यह सब होगा कैसे? हम उन्हें फोन करके बुलाएंगे और जब पुलिस स्टेशन में मौजूद बीरबल हमें उनकी रवानगी की सूचना देगा, उसके हाथ में रखा ट्रांसमीटर फट जाएगा। अर्थात उसमें बम होगा जिसका रिमोट कंट्रोल हमारे पास होगा। नन्हे शैतान को सेठ लकड़ी वाला ने बुलडॉग नाम पिछले अंक में दिया था। ठीक है, मैं समझ गया। मैं भी अपने आदमियों को आदेश देता हूँ। दोनों ने कुछ देर तक अपनी योजना से को कामयाब बनाने के लिए परामर्श किया। फिर सेठ लकड़ी वाला ने पुलिस स्टेशन फोन किया। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अंकल बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर अंकल, मैं तुम्हें एक ऐसी सूचना देना चाहता हूँ जिसे पाकर तुम्हारी सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। तुम कौन हो और क्या बताना चाहते हो? मैं गुमनाम हूँ और तुम्हें काले चीते का रहस्य बताना चाहता हूँ। मेरी सूचनाएं लेने के बाद तुम काले चीते का समूल नाश कर दोगे। तो फिर बताओ, मैं सुन रहा हूँ। फोन पर इस प्रकार की बातचीत मेरे और तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है। तुम लंबू मोटू को लेकर सुबह 8 बजे तक मंदिर वाली पहाड़ी पर पहुंच जाओ। मैं खुद तुमसे संपर्क स्थापित कर लूंगा। पुलिस स्टेशन के एक कमरे में जहां इंस्पेक्टर अंकल व लंबू मोटू को ठहराया गया था, कोई मंदिर वाली पहाड़ी पर बुला रहा है। वह कहता कि उसके पास काले चीते के बहुत से रहस्य हैं, लेकिन वह हमारी मदद क्यों करना चाहता है? यह भी हो सकता है कि हमें फंसाने के लिए एक खूबसूरत जाल हो। हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। मेरा भी यही ख्याल है। अगर यह धोखा है तो हम उनसे निपट लेंगे, अगर सच है तो फिर बात बन ही जाएगी। पुलिस स्टेशन के ऑफिस में एक हवलदार एक शराबी को पकड़कर लाया था। शराबी नशे में टोन है, मुझसे कह रहा था अफीम चाहिए, और इसने जेब से अफीम निकाल कर दिखा दी। यह रही अफीम। वो छोड़ छोड़ दो मुझे कि काले चीते उसके आदमी को कोई नहीं पकड़ सकता। काला चीता? हवलदार, इसे भी उसी कोठे में डाल दो जहां बाकी स्मगलर बंद है। चल अंदर। काय को लफड़ा करता है भाई। उसी कोठरी में काला चीता गिरोह के बाकी आदमी भी थे। गद्दार बीरबल भी था। उस शराबी को देखते हुए चौंक उठे। ए भाई, हमको काय को बंद करता? हच, हमको बोतल देने के बाद गटर में फेंक देना, पर यहाँ क्यों बंद है? हच, अबे चुप साला, बोतल मांगता। इधर तुमको 4 बोतल नशा होगा जब साहब तुम्हारी हिप पर ठाक से बूटी ठोकर देगा। हैं, ये तो जॉन है। जॉन यहाँ क्यों? हमें छुड़ाने आया है। जॉन? हवलदार के जाते शराबी उछलकर खड़ा हो गया और बीरबल के पास आया। बीरबल, मुझे काला चीता ने तुम्हें सबको छुड़ाने के लिए भेजा है। इस पैकेट को अपने पास रखो, फिर ही मार पिटाई शुरू कर दो। मैं कांपते हाथों से बीरबल ने पैकेट जेब में रख दिया तथा शराबी ने उसके पेट में भूसा जड़ दिया। ओ, मैं तेरा खून पे जाऊंगा। तूने मुझे शराबी क्यों कहा? इसे मारो, इसने बीरबल को मारा है। मारो।
जल्दी इंस्पेक्टर दौड़ता हुआ आया। ए छोड़ दो उसे। हवलदार ताला खोलो, मैं इनकी खालू देड़ दूंगा। पहले इसने मारा था, मारो इसे। इसे बाहर निकालो। हरामखोर ने आते झगड़ा शुरू कर दिया। मैं भी यही चाहता था इंस्पेक्टर, क्योंकि इस कोठरी में एक विस्फोट होने वाला है और बाहर मेरे साथी मुझे छुड़ाने के लिए तैयार खड़े हैं। नन्हा शैतान काला चीता संगठन का रहस्य जान जाता है, जिसका चीफ सेट लकड़ी वाला है। फिर उसके साथ मिलकर लंबू मोटू और इंस्पेक्टर अंकल को खत्म करने के साथ बीरबल नाम के उस गद्दार को भी खत्म करने की योजना बनाता है, जिसने काला चीता संगठन से गद्दारी की थी और अब बाकी साथियों के साथ कोतवाली में था। वहीं काला चीता का खास आदमी जॉन आता है। इसे ले जाओ। आते ही रामखोर ने झगड़ा फैला दिया। ये लोग नहीं जानते कि मैंने बीरबल को जो पैकेट दिया उसमें एक बम है। 2 मिनट बाद उस कोठरी में इतनी जोर का धमाका होगा कि कोठरी में मौजूद एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन जैसे वह गलियारे के मोड़ पर पहुंचा, शराबी जॉन अचानक उछलकर खड़ा हुआ और मैं कोई मुर्दा नहीं जिसे तू घसीट कर ले जा रहा है। आह! और हवलदार का डंडा उठाकर दरवाजे पर खड़े सशस्त्र पहरेदारों पर टूट पड़ा। तड़ाक! आह! बाहर उसके साथी मौजूद थे, जिन्होंने मुख्य द्वार के पहरेदारों को कवर कर लिया था। जल्दी आओ जॉन। जॉन वहां से अपने साथियों के साथ फरार हो गया। बस आधा मिनट और ठीक आधे मिनट बाद पुलिस स्टेशन की कैदियों वाली इस बैरक में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें काला चीता दल के आदमी थे। बीरबल के साथ वह सब भी विस्फोट का शिकार बने। विस्फोट के तुरंत बाद सारा किस्सा इंस्पेक्टर की समझ में आ गया। वह शराबी वास्तव में शराबी नहीं था। वह यहाँ जानबूझकर आया और बैरक में बम छोड़कर झगड़ा किया। इस प्रकार उसे भागने का अवसर भी मिल गया। आज ही साहब को सूचित करूं, मामला बहुत संगीन हो गया है। फिर सुबह होने तक पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट की खबर पूरे शहर में फैल गई। लंबू मोटू और इंस्पेक्टर अंकल को तो रात को ही खबर लग गई थी, लेकिन वह घटना स्थल पर नहीं गए थे। वह मंदिर वाली पहाड़ी पर जाने की तैयारी में सुबह 7 बजे तक व्यस्त रहे थे। अंकल, अगर हम दुश्मन के जाल में फंसने जा रहे हैं तो अब भी हम घाटे में नहीं है। मैं जानता हूं, क्योंकि इससे यह साबित हो जाएगा कि हम चालक काला चीता की नजर में आ गए हैं और वह हमसे उलझ गया है। मंदिर तक पहुंचने का यह एकमात्र रास्ता कितना खतरनाक है अंकल। जो मंदिर जितने अधिक दुर्गम स्थान पर होता है, उसका मान भी उतना अधिक होता है मेरे बच्चे। मंदिर से कुछ दूर उन्होंने जीप रोक दी। यहाँ से आगे भक्त लोग वाहनों पर नहीं जा सकते, उन्हें नंगे पांव पैदल ही जाना होता है। यहाँ कार क्यों रोक दी अंकल? कुछ मिनट बाद उनके पास एक लड़का आया। साहब, ये चिट्ठी। चिट्ठी? किसने दी तुम्हें? उधर मंदिर की सीढ़ियों के पास एक आदमी खड़ा है, उसने दी है। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम दूर से वह आदमी मुझे दिखा देना। इंस्पेक्टर अंकल ने पत्र खोलकर पढ़ा। इंस्पेक्टर साहब, मंदिर के सभागार के पीछे कूड़ादान है। वहाँ एक कूड़े के खाली डिब्बे में एक बंद लिफाफा मिलेगा। उसे लेकर आप लोग चले जाएं। उस लिफाफे को यह न खोले तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। गुमनाम। इंस्पेक्टर अंकल मोटू को जीप पर ही छोड़कर मंदिर की ओर चल पड़े। इंस्पेक्टर अंकल के वहां से जाने के कुछ ही देर बाद दूसरा लड़का मोटू के पास आया। आपके साथ एक पुलिस वाले थे ना? वहां सभागार के पीछे उनका किसी से झगड़ा हो रहा है। झगड़ा हो रहा है? ठीक है, मुझे वहीं ले चलो। मोटू के वहां से हटते एक व्यक्ति आया और जीप के नीचे घुस गया। कुछ देर बाद वहां सबसे पहले लंबू आया। है अंकल और मोटू कहाँ गायब हो गए? और जमीन पर यह निशान कैसे? अचानक लंबू के दिमाग में एक विचार तेजी से कौंधा। उफ, यह निशान तो तेल के हैं और जीप के नीचे से बाहर आ रहे हैं। शायद हमारी गैर मौजूदगी में कोई जीप के नीचे घुसा था। बड़ी आसानी से दुश्मन अपनी चाल चलने में कामयाब हो गया। वह आदमी भी वहां नहीं मिला जिसे लड़के ने पत्र दिया था। लड़के ने बताया था कि एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे 5 का नोट देकर यह पत्र जीप में बैठे पुलिस वाले तक पहुंचाने के लिए कहा था। इंस्पेक्टर अंकल और मोटू को भी और बहाने से हटाया गया होगा, ताकि एक आदमी जीप के नीचे छुपकर योजना को पक्का कर सके। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर अंकल और मोटू भी आ गए। लंबू ने उन पर अपना संदेह व्यक्त किया। लंबू, तुम्हारी बात भी सही लगती है, लेकिन जिन सूचनाओं के आधार पर हमें जीप से हटाया गया है वह भी सही थी। मुझे कहा गया था कि सभागार के पीछे कूड़ेदान में एक पत्थर मिलेगा। मोटू को बताया गया कि वहां मेरा झगड़ा हो गया है। वह बात भी सही थी। सभागार के पीछे एक शराबी मुझसे उलझ गया था
और मार पिटाई करने लगा था। मैंने उसे वहां ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया और कूड़ेदान में से वह पत्थर बरामद कर लिया है। लंबू ने जीप के नीचे घुसकर जांच पड़ताल की। अंकल, ब्रेकों में इतनी होशियारी से गड़बड़ की गई है कि यह पता नहीं चलता कहाँ गड़बड़ है। ढलान पर ब्रेक फेल हो जाएंगे। ठीक है, जीप में बैठो, हम पूरे बंदोबस्त के साथ आए हैं। उनकी जीप कुछ आगे गई थी कि मोटू ने उन्हें बताया, अंकल, हमारे पीछे कार आ रही है। कोई बात नहीं, हम उसे संतुष्ट कर देंगे। लंबू ने सच ही कहा था। ढलान पर जीप के ब्रेक फेल हो गए। लंबू, ब्रेक फेल हो गए हैं, अगले मोड़ पर तैयार रहना। वहां एक चट्टान है जिसके पीछे हम छिपेंगे। मोड़ पर पहुंचते ही इंस्पेक्टर अंकल ने डैशबोर्ड पर लगा एक बटन दबाया, जिसके दबाते जीप रुक गई। हमने स्पेशल इमरजेंसी ब्रेक न फिट की होती तो आज हमारी छुट्टी हो गई होती। जीप ढलान पर आगे खिसकी, फिर खाई की ओर मुड़ गई। तभी वहां पीछा करती हुई कार भी पहुंच गई। सेठ लकड़ी वाला जीप खाली कनस्तर की तरह लुढ़कती जा रही है। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि मैं उन तीनों का खून नहीं पी सका। उधर सेठ लकड़ी वाला की कार आगे बढ़ी और इधर चट्टान के पीछे छिपे इंस्पेक्टर अंकल ने जेब से वायरलेस सेट निकाला। हेलो एजेंट 80, एक कार नीचे आई है, उसका पीछा करो, उसका नंबर है। कुछ देर बाद नीचे से एक स्टेशन वैगन उनके पास आ गई। अगर रास्ते में कहीं काला चीता के आदमी होंगे तो वह हमें स्टेशन वैगन में बैठा देख नहीं सकेंगे। वैगन में लगे वायरलेस सेट पर इंस्पेक्टर अंकल अपना जाल फैलाने लगे। सर, वह कार इस समय बैंक स्ट्रीट पर है, पीछा जारी रखो, गाड़ियां बदलते रहो ताकि उन्हें संदेह न हो। कुछ ही देर बाद उन्हें सूचना मिली। सर, उस कार में बैठे व्यक्ति को पहचान लिया गया है, वह सेठ लकड़ी वाला है। उसके साथ जो बच्चा है वह वही नन्हा शैतान है जिसकी खोज की जा रही है। ठीक है, सेठ लकड़ी वाला की कोठी को घेर लिया जाए और सेठ को रास्ते में ही रोक लो। इस समय पूरा पुलिस विभाग सक्रिय हो उठा था। परिणाम स्वरूप 10 मिनट बाद ही शहर में स्थित सेठ लकड़ी वाला की कोठी का घेराव हो गया। पुलिस ने कोठी के अंदर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। सर, यहाँ मौजूद सब लोग गिरफ्तार हो गए हैं। विशेषज्ञ का कहना है कि यहाँ गुप्त दरवाजे मिलने की संभावना है। वेरी गुड। उधर सेठ लकड़ी वाला की कार में हमारे पीछे पुलिस लग गई है। ड्राइवर, स्पीड बढ़ाओ, अगर तुमने कहीं भी कार रोकी तो तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। जी जी। पुलिस जीप से लगातार ताजा खबरें प्रसारित हो रही थी। कार चौराहे की ओर आ रही है। बुलडॉग, कार को रुक जाने दो। पुलिस अपराधी ठहराए बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। बकवास मत करो सेठ, पुलिस तुम्हें भले ही गिरफ्तार न करे, लेकिन मुझे देखते ही गोली मार दी जाएगी। चौराहे पर उनकी कार को घेर लिया गया। ड्राइवर, कार रोकना नहीं, सामने वाली जीप से टकरा दो, यह खतरनाक होगा। कार पूरे वेग से जीप से टकराई। धड़ाम। एक्सीडेंट ने ड्राइवर की तुरंत जान ले ली। सेठ का सिर बगली शीशे टकराया, वह बेहोश हो गया। लेकिन वह शैतान कोई साधारण इंसान नहीं था। अब भागना होगा। इंस्पेक्टर अंकल जो रास्ते में थे, सर, वह शैतान बच्चा कार से निकल भागा है और तारजाम रोड की ओर गया है। ठीक है, इस समय हम तारजाम पर ही है, वह बचकर नहीं जा सकेगा। इधर वह नन्हा शैतान भी तूफानी रफ्तार से दौड़ रहा था। उसने पीछा करती पुलिस जीप को कुछ ही पलों में काफी पीछे छोड़ दिया। जीप पीछे रह गई, मगर खतरा भी टला नहीं है। उसी रोड पर कुछ आगे। तुम दोनों यहीं उतर जाओ, मेरा ख्याल है वह वैगन से बचाव कर लेगा। उस पर रहम मत खाना, शूट कर देना। ठीक है अंकल। वैगन कुछ ही दूर गई थी कि नन्हा शैतान सामने से आता दिखा। ड्राइवर, उसे कुचल दो, उसे जिंदा पकड़ना संभव नहीं। लेकिन बच्चा ड्राइवर का इरादा भांप गया। कुत्ते मुझे कुचलने चले थे। लेकिन कुछ ही आगे नन्हे शैतान की मौत ने आकर उसे घेर ही लिया। धाए धाए धाए। आह। बच्चे ने तुरंत दम तोड़ दिया, लेकिन पिशाच ड्रैकुला ने दम नहीं तोड़ा। उसने बस वह निर्जीव शरीर जिस्म ऐसे छोड़ दिया मानो किराएदार ने अपना कमरा छोड़ दिया हो और अब नए कमरे की तलाश में जाने वाला हो। लेकिन मकान खाली करते किराएदार की तरह उस पिशाच आत्मा को देखा नहीं जा सकता था। वह अदृश्य था। यह तो मर गया, चलो छुट्टी हुई। ड्रैगन की आत्मा वापस पिशाच लोक में चली गई, जहां उसे पृथ्वी पर दोबारा आने के लिए नई योजना बनानी थी। समाप्त। तो दोस्तों, ये सीरीज पूरी हुई।
इससे आगे की सीरीज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैंने डाल रखी है। वो सीरीज भी आपको लंबू मोटू ड्रैकुला सीरीज के नाम से मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में लंबू मोटू का फोल्डर है उसके अंदर। तो इससे आगे की स्टोरी उसके अंदर है, वो मैं पहले ही पढ़ चुका था। और सीरीज अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।